प्रतिशोध भारत ने ऐसा लिया और आगे भी प्रतिशोध ऐसा जारी रहेगा कि पाकिस्तान खुद स्वीकारेगा। भारत की एयरफोर्स ने तो यह कहा था कि हमने 2 टारगेट हिट किए थे पाकिस्तान के भीतर, मुरीद के, बहावलपुर। पाकिस्तान खुद आके बढ़कर कह रहा है नहीं नहीं 2 नहीं थे, 8 थे। आप सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर भारत ने जितना बताया है ना, उससे कहीं ज्यादा व्यापक था और यह मार बहुत बुरी पड़ी है पाकिस्तान को। प्रतिशोध हिंदुस्तान का इस बार और बड़ा होगा आगे। और एक प्रतिशोध उधर, क्या रशिया यूक्रेन से ऐसा प्रतिशोध लेने वाला है कि ऐसी लपटें उठेंगी कि दुनिया उसमें सुलग उठेगी। आज इसी के इर्द गिर्द प्रतिशोध। पहली खबर देखिए, पाकिस्तान का डोशियर में बड़ा कबूलनामा। ऑपरेशन सिंदूर में 20 नहीं 28 ठिकाने तबाह। 20 नहीं 28 ठिकाने तबाह। भारत ने काफी अंदर तक जाकर जवाबी कार्रवाई की है, पाकिस्तान खुद मान रहा है। पाकिस्तान ने डोजियर में 8 नए ठिकानों का जिक्र किया, टारगेट किया। एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद हैं। जब यह कहा गया था कि मुरीद के और बहावलपुर ये वो 2 जगहें हैं, ये हमने दिखाया अभी था, अब उन्होंने ये कहा है कि नहीं, सिर्फ वो नहीं, 28 थे कुल और 8 थे उनमें से इंडियन एयरफोर्स ने जिसको टारगेट किया। दिनेश, ऐसा चोट गिनने में थोड़ा टाइम दीजिए। आप तो एकदम तुरंत कैसे बता देंगे? आइए थोड़ी चोट गिन रहे हैं, गिनने में टाइम लग रहा है। हाँ। और आपको पता ही है कि हिंदुस्तान जब देता है तो कम ही कहता है, देता ज्यादा है, देता है तो ज्यादा देता है, तो कहता लेकिन कम। अब उन लोगों के लिए भी इसमें एक बड़ा संदेश है। जब हम खबरें बता रहे थे और अभी खबरों का जाहिर है ऑफिशियली कई चीजों का कंफर्म होना एक के बाद दूसरा टाइम आ रहा है, तो वो किया जा रहा है। और कई ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं बताएंगे, वो दुश्मन मुल्क खुद बता रहा है। वहां हमारे देश में कई लोग थे जिनको चाहिए था कि नहीं, ये खबर बता रहे हैं तो तुरंत ये बताइए कि गंगा जल में खड़े हो जाइए और जलते हुए तवे में खड़े हो। अब ये बताएं कि ये जो खबरें हैं उन पर, इस पर उनका क्या कहना है। लेकिन मेजर गौरव आर्य, 28 डोजियर एक तैयार किया गया है, 28 जगहों पर हमको मार पड़ी है। और इंडियन एयरफोर्स ने 2 तमाचे नहीं मारे हैं बहावलपुर में, मुरीद के में 8 जगह हमको तमाचे पड़े। ये पाकिस्तानी डोजियर कह रहा है। लेकिन खूबसूरती है कि ये बात इंडियन एयरफोर्स नहीं बता रहा। यही बात है कि इंडियन एयरफोर्स ने कुछ बताया नहीं इसके मामले में। इंडियन एयरफोर्स कह रहा है हाँ ठीक है, जो हुआ सो हो गया। ये पाकिस्तान जब चोट लगते ना, ये उठ के इनका दर्द आ रहा है बाहर, और उठ के बता रहे अरे साहब पता है पेशावर में भी पड़ी थी। अच्छा, पेशावर में हमें नहीं पता, ये तो पेशावर में कहां बता दिया। देखिए, पेशावर अटैक, गुजरात, झंग, ये भावल नगर, ये तमाम जगहों पर इन्होंने ये मिलिट्री टारगेट बताए हैं कि ये कौन कौन से थे और कहां इंडियन एयरफोर्स ने हमको तमाचे मारे जी। अब ये चोट बताने के पीछे इनका मकसद क्या है? ये घाव दिखा के भीख मांगेंगे? ये घाव दिखा के भीख मांगेंगे दिनेश, पहली बात तो ये है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये ना, आप देखिए, आप इसको छुपा नहीं सकते। आप पता है, जब से सीडीएस साहब का बयान आया है कि हमारे कुछ एयरक्राफ्ट्स में हो सकता है क्षति हुई हो हमें, तब से पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, देखिए हमें ट्रोल करना एक बात है, पाकिस्तानी सोशल मीडिया ये कह रहा है कि इंडियंस जब खुल के बता सकते हैं, वो भी फॉरेन कंट्री में, तुम क्यों छुपा रहे हो? मिसाइल तो हमारे सामने गिरी थी, हमें भी जरा जवाबदारी अब इनको देना पड़ेगा, इनको बोलना पड़ेगा कि हाँ बहुत बुरी तरीके से मार पड़ी है, बहुत बुरी तरीके से मार पड़ी है, ये बताना पड़ेगा इनको। अब छिपाया नहीं जा सकता। अब ये घाव रिस्क कर सामने आ रहा है तो कैसे नहीं बताएंगे? मस्कुलर होता, अंदर का पेन होता, हो सकता है बर्दाश्त कर जाते, रात में कराहते, लेकिन ये तो रिस्क रहा है, नासूर बन गया, इसको कैसे नहीं स्वीकारेंगे? अगली खबर देखिए, ये खबर बहुत ध्यान से देखिएगा। ये खबर आपके मेरे जीवन को भी प्रभावित करने वाली खबर है। टीएनटी नीचे पूरा उड़ा दिया। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह दिनेश पूछने वाली कि साहब ये क्या करना चाहता है, किसके लिए कर रहा है? इज इट जस्ट टू हार्म द रशियंस? नहीं, इससे ज्यादा है। ये जो इसके वेस्टर्न पार्टनर्स हैं, वेस्टर्न पार्टनर्स को ये दिखा रहा है कि रशिया तुम्हारे लिए थ्रेट है और तुम्हारे थ्रेट का मैं सामना कर रहा हूं, मुझे फंड करो, मुझे सपोर्ट करो, मुझे हथियार दो, रूस से मैं लड़ूंगा। ये अपनी मार्केटिंग कर रहा है। ये मैंने परसों भी बोला था, मैं कल भी आज भी यही बात कह रहा हूं। ये ज़ेलेंस्की की मार्केटिंग, जो सबसे बड़ा जोखिम पूरी दुनिया जिसकी तरफ ध्यान दे रही है और पता नहीं कितनी सतर्क है कि कभी भी ये वर्ल्ड वॉर की तरफ मामला चला जाएगा एक आदमी के इस तरह के पागलपन की वजह से। रूस की धमकी के बाद दुनिया में परमाणु हमले का डर। ये खबर देखिए, रूस बदल सकता है नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी। और इस वक्त जो छेड़छाड़ हो रही है, और जैसा गौरव ने बताया बिल्कुल सही है, ये छेड़छाड़ से इसलिए हो रही है, जानबूझ के की जा रही है कि वेस्टर्न अटेंशन मिले। ये वैसे ही जैसे एक बच्चा अपने अटेंशन के लिए माँ बाप के सामने चिल्लाता है, अभी ज़ेलेंस्की वही काम कर रहे हैं। अपनी तरफ ध्यानाकर्षण करने के लिए ही इज डन 2 थिंग्स व्हिच आर वेरी डेंजरस फ्रॉम ग्लोबल पीस पर्सपेक्टिव। अब इसको देखना पड़ेगा पूरे संसार को। साथ में प्राइम मिनिस्टर स्टारमर का भी एक बयान आया है। कीथ स्टारमर क्या कह रहे हैं? हाँ, कीथ स्टारमर कह रहे हैं कि हमें
तैयार रहना पड़ेगा। उन्होंने 2.5% बनाया, उन्होंने वी हैव टू बी वॉर रेडी। उन्होंने जैसा न्यूक्लियर सबमरीन मतलब सर क्या यूरोप ना चाहते हुए भी पूरा का पूरा आग में आएगा? एक बात बस कहना चाहूंगा दिनेश, और अमेरिका भी आ जाएगा जो हाथ खींचना चाह रहा है इससे, क्या उसको भी आना पड़ेगा? यही बात वो बोलो। ये जो क्या सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, यूरोप जो वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था, इनिशियली अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 को ज्वाइन नहीं करना चाहता था, बार बार विंस्टन चर्चिल ने जाके रिक्वेस्ट करके और ऐसी सिचुएशन क्रिएट की, जब उनका वो आ रहा था, शिप आ रहा था और उसको यू बोट ने मारा, उसने उनको अपनी तरफ खींचा और पर्ल हार्बर ऑफ कोर्स एक बड़ा मोमेंट बन गया। तो ये ना चाहते हुए भी वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है, क्या आपको भी अंदेशे हैं मेजर गौरव? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा वर्ल्ड वॉर, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये फैल सकता है पूरे यूरोप में। और नेटो के चीफ ने ये बोला है कि 5% ऑफ जीडीपी का सारे नेटो कंट्रीज जो हैं अपना डिफेंस का बजट करें। किसी का 1%, किसी का 1.5%, ही सेज नो बॉस। ये मैं मानता हूं। ये जिस तरीके का वर्ल्ड वॉर हम लोग समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया आग में जलेगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप देखिए ना, एक तरफ इजराइल हमास का जिसमें ईरान तक शामिल है, जिसमें पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है, दूसरी तरफ ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई जिसमें पूरे यूरोप में फैलने का अंदेशा है और पूरा यूरोप अपना डिफेंस का बजट बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है डिफेंस बजट? क्यों? हम तो यहां पे टेलीविजन स्टूडियो में डिस्कस कर रहे हैं। यूरोप की कंट्रीज जो नेटो की कंट्रीज हैं, काफी सारी उसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं, नेटो के देश कह रहे हैं कि 5% ऑफ जीडीपी हम कमिट करते हैं। आप सोच लीजिए, कोई भी देश, छोटा देश कहता है 5% जीडीपी डिफेंस में जाएगा। आप सोच लीजिए वो क्या करना चाह रहा है, उसको कितना खतरा महसूस हो रहा होगा कि अभी रूस आएगा। जिस दिन पुतिन सनका, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो छेड़ रहे हैं ना इसको, ये क्यों छेड़ रहा है? एक तो वर्ल्ड अटेंशन के लिए, और इसको पता है यही काम पाकिस्तान ने पहलगाम में करा था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पैरेलल नहीं है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं कि पाकिस्तान ने क्या बोला। उसको पता था भारत रिटेलिएट करेगा, उसको पता था, इसीलिए वो चाह रहा था कि इंटरनेशनलाइज हो जाए कश्मीर। एक एम ये भी था पाकिस्तान का, कई एम हो सकते हैं, लेकिन उनमें से 4-5 एम्स में से ये था कि कश्मीर दोबारा 370-35 से हटने के बाद इंटरनेशनलाइज हो जाए। आज की तारीख में हुआ। पाकिस्तान एक लेवल तक सक्सेसफुल हुआ लोगों को मारने के लिए। कश्मीर का इश्यू इतना इंटरनेशनलाइज नहीं हुआ, लेकिन हां, उसने भारत में आके इनोसेंट सिविलियंस को मारा। यह बात सच है। नहीं गौरव, ये भी तो था, पाकिस्तान को ये था अपने आप को हाइफनेट करना था भारत के साथ। भारत प्रॉस्पेरिटी में इतना आगे बढ़ रहा था, चौथे कदम में पहुंच रहा है इकोनॉमी में, बट स्टिल दे वांटेड टू हाइफनेट एंड वो इंटरनेशनलाइज करना था। तो कैसे करेंगे? एक छोटा सा हमला कीजिए, उसके बाद भारत हमला करेगा, अपने आप ये बात तो लोग कहेंगे इंडो पाक वॉर। तो इंडो के साथ पाक में हाइफन, मतलब कहीं उसके साथ चर्चा में, हाँ, कि हम बराबर के किसी बड़े पहलवान के साथ वैसे बराबरी नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ चर्चा में आ गए कि चर्चा में उसके साथ आपका नाम कहीं ना किसी न किसी बहाने लिया जा रहा है। ये देखिए बड़ी बात, और ये एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं। अगली खबर देखिए, अमेरिकी गोल्डन डोम की काट निकालने में जुटा चीन। चीन ने नई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी विकसित करने का दावा किया। J-35 ऐसा होगा, J-20 किसी ने देखा नहीं है वो। ठीक है, दूर से शो में अगर कोई शो हो गया कहीं पे, एयर शो, उधर देख लिया। किसने चलाया है, किसने ऑब्जर्व करा है, कौन इसकी कॉकपिट में बैठा है, किसने उड़ाया है इसको, ये सब चीजें पता ही नहीं। किसको बेच रहा है चाइना, कौन खरीद रहा है? तो ये जो चाइना रखता है ना, और चाइना का जिसको हम लोग यूपी में कहते हैं ना भौकाल, चाइना ने भौकाल बना रखा है अपना कि अरे चाइना 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 की टेक्नोलॉजी फलाना। गोल्डन डोम, अच्छा दूसरी एक और बात आपने गोल्डन डोम के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, क्या ये जैसे ये होता है, हम एक जमाने में ये भी होता था कि भाई इधर सचिन तेंदुलकर होंगे तो उधर से कौन होगा, क्या शोएब अख्तर होगा, वसीम, कुछ नाम जोड़ने की कोशिश होती है। क्या उधर से गोल्डन डोम एक नाम हमने सुना, तो इधर से भी कि हम ऐसा स्टेल्थ कर देंगे और ये कर देंगे, ये वो भी है क्या? मैं एक बात आपको बताता हूं, ये गोल्डन डोम वगैरह एक हायर लेवल पे ठीक है, लेकिन अभी जो यूक्रेन ने करा रशिया के खिलाफ, उसमें कौन सा गोल्डन डोम काम कर लेता अगर होता तो? सही बात, होता तो सही बात। और वो पता है क्या, वो शादी वाले ड्रोन जैसे हैं वो जैसे शादियों में होता है ना ड्रोन जो खींचता है कि हाँ। मेरी हैरानी इस बात को लेकर भी है कि वो शादी वाले ड्रोनों के लिए भी उतनी सेंसिटिव जगह पर क्या रशिया के पास कोई एयर डिफेंस मैकेनिज्म नहीं था? ड्रोन इतने छोटे हो गए, अब क्या करेंगे? और ये मैं आपको एक और बात बताऊं, ड्रोन गए ऊपर सीधा उसने जहाज में क्रैश करवा दिया, सारे जहाज जल गए। आप ये देखें ना, ये गोल्डन डोम बिल्कुल बढ़िया है। स्पेस से कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, ऐसा आ रहा है वैसा, उस सब के लिए बहुत बढ़िया है ये, उसमें कोई डाउट नहीं है। वर्ल्ड का बेस्ट बनाएगा, अमेरिका बनाएगा। लेकिन भाई आजकल के थ्रेट्स तो दूसरे किस्म के हैं ना। आजकल के थ्रेट्स ये हैं कि आपने किसी वेबसाइट से ड्रोन ऑर्डर करे, मैंने ड्रोन ऑर्डर करे 50, मैंने उनको अपनी वर्कशॉप में अपने गैराज में मॉडिफाई करा, मेरे पास गन पाउडर है, मेरे पास प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है, मैंने ड्रोन उड़ाया,
जाके हवाई जहाज में क्रैश कर दिया, अब उसका गोल्डन डोम क्या कर लेगा? जब तक में पोलियो की वैक्सीन बनी तब तक में कोविड आ गया जी। भाई दिनेश ऐसा है, अगर आप डोम के अंदर ही हैं तो डोम क्या करेगा बेचारा? अब डोम के अंदर ही है तो डोम क्या करेगा? वही कह रहा हूं, अगर ट्रक वहीं घूम रहे हैं और उनके अंदर ड्रोन लेके घूम रहे हैं तो वो तो डोम के अंदर है, तो डोम क्या करेगा? ये बड़ी बात है। ये अगली खबर देखिए, पुतिन के डर से कांपने लगा ब्रिटेन। ये खबर देखिए, अमेरिका से मांगे परमाणु हमले वाले फाइटर जेट। अमेरिका से F-35A लाइटनिंग फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी। परमाणु हमले में सक्षम है F-35A जेट्स। ब्रिटेन के पास केवल ट्राइडेंट मिसाइल से लैस पनडुब्बियां हैं जिनसे परमाणु हमला संभव है। उसके पास अमेरिका, रूस, चीन, भारत और फ्रांस जैसी त्रिस्तरीय परमाणु हमला करने की क्षमता नहीं है। जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था, उसके ये दिन आए हुए हैं। अब उग नहीं रहा सूरज, अब उग नहीं रहा है। हाँ, क्योंकि उन्होंने सही है, ठीक कह रहे हैं, वहां उगता कम है सूरज। और सूरज कम उग रहा है। तब तक उग रहा था, ठीक ठाक उग रहा था, जब तक भारत की तरफ उन्होंने निगाह नहीं डाली थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद उनके लिए अब ईस्ट ही खत्म है, सूरज उगी नहीं। जी, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि जैसे ये न्यूक्लियर ट्रायड जो है सर, क्या ये बड़ा फॉर्मिडेबल, मतलब अगर किसी के पास ये ताकत है, जैसे पाकिस्तान के संदर्भ में हम बात कर लें कि उसके पास वैसी पनडुब्बियां नहीं है, और हवाई जहाज क्या कर सकते हैं वो हमने देख लिया। ये ट्रायड का होना क्या बहुत फॉर्मिडेबल बना देता है? फॉर्मिडेबल ये बना देता है दिनेश कि आप हवा से भी मार सकते हैं, वो शक्ति आपके पास है, जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की हम बात कर रहे थे। और दूसरी, आप लैंड से साइलोज में हैं, तो साइलोज फिक्स होते हैं, वहां से आप लॉन्च कर सकते हैं, तो वो आपके पास शक्ति है। और तीसरी शक्ति है आपकी पनडुब्बियों की, जो बहुत बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि पनडुब्बियों में क्या होता है कि वो कहाँ है, वो बहुत एक जो जान उस पनडुब्बी में है और बहुत कम चेन ऑफ कमांड को पता रहता है। नेवल हेडक्वार्टर्स में भी सबको नहीं पता रहता है, सिर्फ नीड टू नो बेसिस पर पता रहता है। तो अगर उसके अंदर आपकी परमाणु शक्ति है, तो जब सब कुछ नष्ट हो गया, आप टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं, आपके साइलोस पर अटैक हो गया है, तब पनडुब्बी से निकलेगा। तो इसलिए ट्रायड ये अश्योर करता है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आपके पास है। अभी रशिया करने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि हम फर्स्ट यूज में, तो इसको अपने दर्शकों को समझा देते हैं। देखिए, परमाणु वाले जो पहलवान हैं, उन परमाणु वाले पहलवानों में दो तरह की कैटेगरी है। एक परमाणु का पहलवान वो है जो किसी तरह एक थप्पड़ तो मार लेगा, लेकिन दूसरा थप्पड़ फिर से चलाने की या दूसरा दांव मारने की उसमें ताकत नहीं है। लेकिन वो न्यूक्लियर ट्रायड वाले, जिनमें हिंदुस्तान भी एक है, वो देश है जिनमें लगातार 1, 2, 3, 4 थप्पड़ मारने की कैपेबिलिटी। तो वो जो एक थप्पड़ लेके आया है, वो लेके तो आया है परमाणु वाला, लेकिन एक ही चला पाएगा, उसके बाद नहीं चला पाएगा। ठीक कह रहा हूं सर? अब ये देखिए, हमने यहां पर ये एक अंदाजा अभी वर्ल्ड ऑर्डर को देखते हुए अंदाजा लगाने की कोशिश की है मेजर गौरव आर्य। क्या इस तरह से बंटवारा होगा देशों का? क्या एक तरफिया? और ये स्पेशल ग्राफिक बनाया, बहुत कमाल का ग्राफिक है, इसके लिए हमारी टीम को साधुवाद। ब्रिटेन, इजराइल, फ्रांस, पोलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, नॉर्वे, फिनलैंड, जापान, क्या ये एक तरफ होंगे? क्या चीन, बेलारूस, सीरिया, रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा दूसरी तरफ होंगे? क्या ये आइडिया लगता? अगर ऐसा होगा जी, तो फिर मैं ये भी बात करना चाहूंगा कि हम अपना नाम किस तरफ कैसे देखें। जी, मैं आपको बता देता हूं दिनेश, ये ऑलरेडी है, ये होगा नहीं है आज की तारीख में जी। और एक लूज कोएलिशन ऑलरेडी बन चुका है। नेटो क्या है? नेटो तो वही है ना जो लेफ्ट हैंड साइड में है स्क्रीन। जी, 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 जी। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर पार्ट ऑफ नेटो, वही तो है। और राइट हैंड साइड में आप देखिए कि सबसे बड़ा वहां पे जो इकोनॉमिक सुपर पावर है वो चाइना है, और सबसे बड़ा मिलिट्री सुपर पावर रशिया है वहां पे, और ईरान, ये जितने भी स्टेट है। अब मैं आपको बताता हूं भारत कहां है। G20 जब हुआ था, भारत ने बोला था कि अफ्रीकन यूनियन, भारत ने उसको परमानेंट मेंबर बनवाया, मोदी जी ने जब स्पीच दी। भारत ये कह रहा है कि ना हम तुम्हारे साथ है ना तुम्हारे साथ, हम अपने साथ हैं। और भारत कह रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है, बाइपोलर वर्ल्ड नहीं है, जहां पे एक तरफ रशिया और चाइना है, दूसरी तरफ अमेरिका नहीं। भारत भी है। भारत अपने आप में एक उभरता सुपर पावर है, और भारत अपने जो हमारे सपोर्टर्स हैं उनको साथ लेके चलेगा। इसलिए तो भारत इन्वेस्ट कर रहा है, तो भारत अफ्रीका में इन्वेस्ट कर रहा है, इसकी फौज में, आर्मी, ये सब क्यों कर रहा है? इसीलिए कर रहा है भारत। गौरव जो कह रहे हैं उसी को मैं सपोर्ट करता हूं कि ये जो हमने बाइनरी दिखाई है, तो ये बाइनरी नहीं है, दिस इज ट्राइनरी। अच्छा। 3 लेग्स, एक लेग पे भारत भी तो है, और बाकी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लोग हैं। हमारे जो ईस्ट लुक पॉलिसी थी, हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी, उससे कनेक्टेड लोग हैं। तो ये सब भी तो एक, उनका भी तो एक बहुत बड़ा समूह है। तो ये भी समझ लीजिए कि अगर जो सुपर पावर्स, कथित बड़ी ताकतें हैं, वो ये चाहती हैं कि दुनिया बस 2 खेमों में बंट जाए, तो ऐसा नहीं होगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत के हितों के हिसाब से जितने खेमे जरूरी होंगे और जितनी परतें, जितना लेटरल होना जरूरी होगा, भारत वो करेगा। और इसलिए आप यहां पर देख रहे थे, अगली खबर आपको दिखाऊं। ब्रिटेन को तो खैर ये चाहिए, उसको कब मिलेंगे, खतरा उसको दिखाई देने लगा है।
कीथ स्टार्मर ने यह भी कहा है कि भाई साहब ये जो रशिया कर रहा है अब ये हमको लग रहा है कि अब इसके लपेटे में हम आएंगे, जेलेंस्की ने जो किया है वो हमको भी लपेटे में लेकर आएगा। अंतर रिएक्टर पहुंच गया उसके पास, लगातार लगा हुआ है वो बनाने। वो लगा हुआ है, वो तो बनाना होता है, वो बना रहा है और ऊपर से धमकी खा रहा है, लेकिन बना रहा है। और ये सर इजराइल तो कह रहा है कि हम, और अब ये तो अमेरिका ने भी कहा हुआ अगर तुम बनाओ तो हम उन तमाम जगहों को जाके उड़ाएंगे। तो क्या अब इनके यहाँ किराना हिल्स देखने को मिलने वाली है क्या? देखिए अब ये संभावना अगर उन्होंने की, आपने जो कहा था उसको और चिंगारी लग जाएगी। अभी चिंगारियां लग रही हैं। तो इन्होंने बोला है गौरव ने कि एक चिंगारी लगी जो आपने 40 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को मार दिया उससे, दूसरी लगी पुल उड़ा दिया, और तीसरी चिंगारी ये होगी। इसके बाद आप बताइए वर्ल्ड वॉर 3 जो आप बोलते हैं, इसका मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। लेकिन ये सारी वॉर जो है आपने देखा यूरोप सेंट्रिक होती है। वर्ल्ड वॉर 1 भी यूरोप सेंट्रिक थी, वर्ल्ड वॉर 2 भी यूरोप सेंट्रिक। करेक्ट। और अगर आपको एक चीज और बता दें, जो देश सबसे ज्यादा लोगों को खोया जिसने, 15 मिलियन पीपल वर लॉस्ट बाय एलाइड पावर्स। जो एलाइड पावर्स थी वही जीती, और जो एक्सिस पावर्स थी उनके 5 मिलियन के आसपास लोग लूज हुए थे। तो सब मिला के जीता कौन? जहाज भी आप देखेंगे उनके कोई 12,000 गए थे, इनके 5,000 के आसपास गए थे। लेकिन पॉलिटिकल एम जो वो लोग बात करते हैं ना, क्या खोया क्या पाया, कितने जहाज गए। जिसके पास होगा वही तो खोएगा। जो तो वैसे ही खड़ा हुआ, जिसके पास कपड़े होंगे उसी को तो उतार पाओगे। दूसरी चीज यह है कि कुछ दिखाई दे ये क्यों है? हर जगह देखिए आप। नहीं, आप पाकिस्तान की परत उखाड़िए, आपको नीचे चाइना मिलेगा। आप नॉर्थ कोरिया की परत उखाड़िए, चाइना। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो इतना दुनिया भर में दंदनाता फिरता है उसकी खुद की औकात है? जो लोगों के यहां आजकल बिजली नहीं आ रही और लोग सड़क पर एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पानी नहीं है, उस मुल्क की इतनी औकात कहां से हो गई? ये चाइना दे रहा है सब कुछ, उसको पैसा, चाइना उसको डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहा है। ये जैश ए मोहम्मद का जो हेड है मौलाना मसूद अजहर, राइट, जो बेचारा बताइए, बेचारा मैंने कह दिया मरते मरते बचा। नहीं, मैं दूसरी बात आपसे, जो आपने कहा ना कि आप वहां ईंटा उखाड़ के देखेंगे तो वहां से जो खजूरा निकलेगा वो चाइना दिखेगा। जी बिल्कुल। तो मैं एक बात ये आपसे जानना चाहता हूं कि कोई ये इस तरह के मुल्क जो है, ये बड़े पावर जो बन रहे हैं, ये बड़ा होकर अमेरिका बनना चाहते हैं क्या, कि हम भी क्राइसिस क्रिएट करेंगे और हमारी न्यूसेंस वैल्यू हमारी वैल्यू होगी दुनिया में? नहीं, इससे बड़ा छोटे की बात नहीं है। ईरान भी तो यही कर रहा है। ईरान जब हिजबुल्लाह और हमास को सपोर्ट करता है, हुतियों को सपोर्ट करता है, और दुनिया भर में पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी, तुर्की नहीं कर रहा। जो अहमद अल शरा है, जो सीरिया का प्रेसिडेंट है, ही इज सपोर्टेड बाय टर्की। तो ये दुनिया में बहुत, हम लोग नहीं करते वो अलग चीज है, वी आर नॉट डूइंग इट। लेकिन हमसे जो काफी गरीब देश हैं, जिनकी डिप्लोमेसी हमारी जितनी नहीं है, जिनका पैसा हमारे जितना नहीं है, जिनका रसूख हमारे जितना नहीं है, जिनकी फौज हमारी जितनी नहीं, वो लोग कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। भाई ईरान कर रहा है। ये जो मेजर गौरव आर्य बता रहे हैं ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि अगर भारत ताकतवर बनता है तो दुनिया ताकतवर बनती है, अगर भारत का मंगल होता है तो दुनिया का मंगल होता है, अगर भारत का उदय होता है तो दुनिया का उदय होता है। ये क्यों होता है? इस नियत की वजह से होता है। बाकी जगहों पर नियत का ये खलल आपको समझ में आ रहा है? अगली खबर देखिए, ताइवान को लेकर दक्षिण चीन सागर में तनातनी। ताइवान, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो अगर सुन रहा हो, जिसके पास भी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी हो, हम लोग तो टेलीविजन पे यहां पे आके अपनी बातें रखते हैं। एक बात कहना चाहता हूं, जब कश्मीर के चलते चाइना प्रॉपरली पाकिस्तान के साथ खड़ा है, जब उसके आतंकियों तक को बचाता है चाइना, और खुल के बचाता है, जब टीआरएफ के ऊपर सैंक्शंस होने वाले थे तब चाइना ने मदद करी पाकिस्तान की, जब चाइना खुल के आ रहा है, तो अब यह वक्त आ गया है कि भारत भी ताइवान के साथ सीधा खड़ा हो जाए। आपको अगर वेपन सप्लाई करने हैं, आप क्यों नहीं दे रहे ताइवान को आकाश तीर? आप उसको क्यों नहीं दे रहे पिनाका? आप उसको क्यों नहीं दे रहे ब्रह्मोस? क्यों? वाई? आप दीजिए। देखिए, जब आप इनके लिए कांटे बोएंगे, जैसे ये आपके लिए कांटे बो रहे हैं, चाइना इस वक्त पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत के लिए कांटे बो रहा है, आपका भी यही फर्ज बनता है कि साहब आप भी चाइना के लिए कांटे बोएं, इतने ज्यादा कि चाइना चल ना पाए। देखिए, आपने सप्लाई करी ना फिलीपींस को ब्रह्मोस, आप वही सप्लाई, मैं तो कह रहा हूं फ्री में दो। आपको क्यों सप्लाई करनी है? ये कॉन्ट्रैक्ट आएगा, फिर बाबूजी ये कागज लिखेंगे, फिर फाइल साइन होगी। आपको पता है ना कि चाइना की किसके साथ जिंदगी और मौत की दुश्मनी है, आपको सब पता है। जिसके साथ दुश्मनी है उनको सप्लाई करो, बोला आएगा ठोक देना तुम। चाइना यही कर रहा है। तो चाइना करने की कोशिश कर रहा है। चाइना कभी भी ताइवान पर विजय नहीं पा सकता। ताइवान की सबसे बड़ी जो दोस्त है वो उसकी टेरेन है, उसका 2/3 टेरेन माउंटेनियस एंड फॉरेस्टेड है। टेरेन और सेमीकंडक्टर्स बचाएंगे क्या उसको? टेरेन और सेमीकंडक्टर्स टोटल बचाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ 90% से ज्यादा लोग, चाइना भी वही सेमीकंडक्टर्स यूज करता है। और एक और बता दूं, बीच फ्रंट जो है ना उसका, ये जहाज लेके जा रहे हैं, वो बीच फ्रंट कोई भी ऐसा नहीं कि जहां वो लैंड कर सके। तो ताइवान को जीतना इतना आसान नहीं है। अगर ताइवान के ऊपर लड़ाई की तो अभी मैं यूएस की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो आएगा ही, उसके अलावा भी ये पिटेंगे, बहुत पिटेंगे। एटमी हमलों से बचने के लिए डीआरडीओ ने बनाई खास किट। अगली खबर देखिए,
न्यूक्लियर प्रभाव को कम करने वाली किट, रेडिएशन एटमी युद्ध के दौरान किट कारगर होगी, घायल सैनिकों लोगों को बचाने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। जाहिर है अगर दुनिया उस तरफ जाने का, ये दुनिया उस तरह की ब्रिंकमैनशिप पे अभी खेल रही है कि कब जाने, देखो मैं मार दूंगा मैं, और कहीं से कोई एक गलती मिसकैलकुलेशन हो और ये उस खतरे की तरफ दुनिया बढ़ जाए। और ऐसे में आपको तैयारियां तो रखनी चाहिए, और डीआरडीओ अगर ये कर रहा है तो बधाई का पात्र है। असल में एक पूरे देश में चीजों को, खतरों को लेकर, शत्रुबोध को लेकर आगाह करने और तैयारी करने की आवश्यकता है मेजर गौरव आर्य। और मुझको यह लगता है कि उस स्पीड और स्केल में अभी गुंजाइश है, लेकिन हम दिशा हमारी बिल्कुल सही है, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश, मैं अग्री करता हूं आपसे। स्पीड और स्केल हमारा बहुत ज्यादा गड़बड़ है और शत्रुबोध में हम लोग अभी माइनस में चल रहे हैं। दिशा पकड़ ली है, लेकिन देखिए ना, अभी भी लोग ऐसे भारत में जो कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई है वो नहीं करनी चाहिए, आखिर हमारी इकोनॉमी का क्या होगा। इकोनॉमी का क्या होगा भाई साहब, मैं आपको बात बताऊं, जब देश सुरक्षित रहेगा तब इकोनॉमी होगी। बिना सुरक्षा के कोई इकोनॉमी किसी देश की नहीं होती। लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर। और चाइना क्या चाह रहा है? चाइना पाकिस्तान के थ्रू आपकी इकोनॉमी को डैमेज करना चाह रहा है। दैट इज वाई मैं ये नहीं कह रहा कि 26/11 के पीछे चाइना था, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन आप ये भी मानिए कि क्यों मुंबई को सेलेक्ट करा गया 26/11 के लिए। वाई मुंबई? कोई बॉर्डर लगता है महाराष्ट्र का? मुंबई का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से? मुंबई क्यों आया? क्योंकि मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है। अगर मुंबई पे चोट लगेगी, स्टॉक मार्केट पे चोट लगेगी, ये सब सोची समझी चीजें। मैं फिर कह रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग चाइना वाज बिहाइंड 26/11, आई एम सेइंग व्हाई वाज मुंबई सेलेक्टेड। क्यों मुंबई पे हमला हुआ, ये सोचिए जरा। जब आप मोटिव देखेंगे, मोटिव क्या है, तो आपको अपने आप पता लगने लगेगा कि कौन है जिसका इससे हित साधन हो रहा था। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है, आपके सामने रख रहा हूं। कराची की मलेर जेल है, वहां गोलीबारी हुई, पुलिस ये थे, अच्छा, उनको निकाला है कि भाई आओ और फरार अभी इतने दिनों तक रोटी खिलाई है, आओ अब गोली खा। गोली खा, आप रोटी खा रहा था, आप गोली खा। लेकिन ये जो गोली खा वाले लोग निकाले गए हैं, ये सोच रहे होंगे, आप बार बार इमरान खान की बात करते हैं कि एक वही परिंदा है जो नहीं उड़ पा रहा है वहां से बाहर जी। बाकी तो लोग निकल रहे हैं। एक्चुअली जो मैंने सुनी है खबर, वो थोड़ी सी इससे अलग है। मैंने सुना है कि वहां पे अर्थक्वेक आई थी, भूकंप से एक दीवार गिर गई थी। भूकंप से एक दीवार गिरी थी, तो इन लोगों ने बोला कि बाहर जाओ। ये बाहर जाओ का सिस्टम उन्होंने सीरियसली ले लिया और एक्चुअल में बाहर चले गए। और बाहर चले गए 200 से ज्यादा। जब बाहर गए 200 से ज्यादा, फिर भगदड़ आ रहे, फिर ये तो सही में बाहर चलेगा कि साहब आप ही ने बोला था बाहर चले जाओ। सब के सब बाहर चले गए, कोई दीवार फांद के गेट तोड़ के, तो ये लोग बाहर निकल गए। बढ़ते रहे पहले। ये देखिए साहब की बात है, ये भारत और बलोचिस्तान का, अगर आप कैमरा से थोड़ा सा जूम कीजिए जरा, एक बड़ा मैसेज है जो मेजर गौरव आर्य देना चाह रहे हैं। ये देखिए साहब, ये दिल में बलोच भाइयों के लिए ये स्नेह और सम्मान है। ये